बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपकी क्लास के अंदर मैंने चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 शुरू कर रखा है जो कोशिका से संबंधित है। और इसी चैप्टर के अंदर मैं टॉपिक आपको करवा रही थी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में हमने बात की थी कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है। ग्लाइको जो कैलिक्स है उसके नीचे कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति में अंदर की तरफ जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या झिल्लिका पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये जीव द्रव्य झिल्लिका है इसका रूपांतरण अपन कर रहे थे, तो रूपांतरण में एक क्या पढ़ा था, मीसोसोम, जो ये रहे। क्या पढ़े थे, मीसोजोम पढ़े थे हम लोगों ने। मीसोजोम शब्द किसने दिया था, मीसोसोम के क्या क्या कार्य होते इसका अध्ययन किया था। आज की क्लास के अंदर जीव द्रव्य कला का दूसरा रूपांतरण पढ़ेंगे और किस किस रूप में रूपांतरित होकर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कार्यों को संपन्न करती है। तो पहला रूपांतरण क्या था, मीसोसोम का। अब देखो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं चलायमान होती है यानी जो चल सकती है, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति बाहर की तरफ फैलकर एक धागे नुमा संरचना का निर्माण करती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं चलायमान होती है, जो चल सकती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आप किसका उदाहरण दोगे, जीवाणुओं का उदाहरण दोगे, या फिर वो जीवाणु कोशिकाएं जो चलायमान होती हैं उनमें जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति बाहर की तरफ फैलकर एक धागे नुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे कसाब कहते हैं, जिसे कसाब कहते हैं। तो अगला रूपांतरण क्या हो गया, कसाब हो गया। पहला रूपांतरण क्या था, मीसोजोम थे, अगला रूपांतरण क्या हो गया, कसाब हो गए। बात समझ में आ गई कि जो जीवाणु चलायमान होते हैं, चल सकते हैं, उनके अंदर जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति बाहर की तरफ फैलकर एक लंबी धागे नुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे कसाब कहते हैं। कसाब जो है उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग जो कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला से जुड़ा हुआ है, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला से जुड़ा हुआ है, उसे आधारीय भाग कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, आधारीय भाग। आधारीय भाग जो भाग मुड़ा हुआ रहता है, हुक के समान होता है, उसे सूक कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए, आधारीय भाग हो गया, सूक वाला भाग हो गया, और एक भाग का नाम क्या हो जाएगा, या फिर आप इसे अंकुश कह दो। अंकुश, अंकुश शब्द ना याद रहे तो सीधा सा उदाहरण है, हुक ऐसे होता है, तो ऐसी संरचना है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। तो आप इसे हुक शब्द याद रखिए। मेरे अकॉर्डिंग तो अंकुश की जगह कौन सा शब्द सही रहेगा, हुक शब्द सही रहेगा याद करने में। फिर देखो झिल्ली के संबंधित भाग को क्या कह दिया, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, सीधी आधार है। आधार किससे कहोगे, जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको आधार कहते हैं। तो ये किससे जुड़ा है, जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति से जुड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं, आधारीय भाग कह दिया। जो हुक के समान है बाहर की तरफ उसे हुक भाग कह दिया, अंकुश भाग कह दिया। और बीच का भाग जो सबसे लंबा है, वह भाग जो सबसे लंबा होता है उसे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो एक कसाब की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले है आधारीय भाग, फिर है तंतु और उसके बाद में हुक या अंकुश।
आधारीय भाग झिल्लियों या भित्तियों से जुड़ा हुआ रहता है। जो भाग किसी भी जीवाणु को किसी भी आधार से चिपकाने में सहायता करता है, भाई कोई भी जीवाणु है, कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो चलायमान है, वो चल कर के किसी भी पत्थर से चिपकेगी, है ना, किसी भी पादप से चिपकेगी, जहाँ से भी वो चिपकने का काम करेगी तो वहाँ से जोड़ने का काम कौन करेगा, हुक करेगा। और इसको मूवमेंट करवाने का काम, गमन करवाने का काम कौन करेगा, तंतु। यानी तंतु हमेशा क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। फिर अपन कहेंगे कि जो कसाब है इसको इंग्लिश में फ्लेजिला बोलते हैं, फ्लेजिला कहा जाता है। तो फ्लेजीन प्रोटीन के बनते हैं, फ्लेजीन प्रोटीन। ऐसे पूछ ले कि फ्लेजिला किसके बने, फ्लेजिला किसको कहते हैं, कसाब को कहते हैं। तो आपको कसाब शब्द कब मिलेगा किताबों के अंदर, क्या मिलेगा, फ्लेजिला शब्द मिलेगा। तो फ्लेजिला किसके बने होते हैं, फ्लेजीन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कसाब का काम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या करवाती है, गमन करवाती है। क्या करवाती है, गमन करवाती है। इतनी बात समझ में आ गई। एक रूपांतरण क्या है तुम लोगों का, मीसोसोम। सेकेंड रूपांतर आप क्या करोगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कसाब। समझ में आ गया, कसाब गमन कौन करवाता है, कसाब। कसाब क्या है, जीवद्रव्य कला और कोशिका जो भित्ति है, चलायमान प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बाहर की तरफ एक धागे नुमा संरचना बनाती है। उस धागे नुमा संरचना को कसाब या फ्लेजिला कहते हैं। फ्लेजिला के 3 भाग होते हैं, आधारीय भाग, सबसे लंबा तंतु वाला भाग, और जो किसी पदार्थ से जुड़ने का काम करता है, किसी सतह से जुड़ने का काम करता है, क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है, अंकुश कहलाता है, ठीक है, नहीं हुक कहलाता है। सबसे लंबा तंतु जो जीवद्रव्य कला और कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ है, आधारीय भाग, और जो किसी सतह से जुड़ेगा अंकुश या हुक कहलाएगा। फिर और देखो, अब उसके बाद में अगला रूपांतरण ये है कि जो कोशिका भित्ति है वो छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना से ढकी हुई रहती है। कोशिका भित्ति छोटी छोटी कांटेनुमा संरचना से ढकी हुई रहती है। इन छोटी छोटी कांटेनुमा संरचना को रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। ये जो रोम है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लंबी और एक छोटी, यानी कि लघु। जो लंबी रोम है, जो या आप रोम को कौन सा काट दोगे, सूख, कांटेनुमा संरचना का है ना मैंने, कि कोशिका भित्ति जो होगी वो कांटेनुमा संरचना से ढकी हुई रहती है। इन कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, सूख कहते हैं। एक तो होते हैं बड़े सूख और एक क्या होते हैं, छोटे सूख होते हैं। जो बड़े सूख होते हैं उनको लैंगिक सूख कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन को संपन्न करवाते हैं, यानी जैसे मान लो मैं यहाँ बनाऊँ ये 2, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ये, यानी एक जीवाणु कोशिका ये है और एक जीवाणु कोशिका ये है। इन दोनों जीवाणु कोशिकाओं के बीच में ऐसे रास्ता बनता है। इस जीवाणु कोशिका के जो लक्षण होते हैं वो इस जीवाणु कोशिका में आ जाते हैं, यानी कि इसके लक्षण इसमें आ गए ना, तो ये तो हो गया F+ और ये हो गया F-, यानी इसको तो कह दो नर और इसको क्या कह दो, मादा। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि जो लंबी वाली सूक है, लंबी वाली सूक को क्या कहते हैं, लैंगिक सूक कहते हैं। लघु वाली सूक को झालर कहा जाता है। लघु वाली सूक को क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। ये जो झालर है ये तेज धारा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणुओं को किसी भी आधार से चिपकाने में सहायता करती है। झालर क्या है, झालर तेज धाराओं के अंदर जीवाणु कोशिकाओं को किसी भी पत्थर या चट्टान से चिपकाने का कार्य कौन करती है, झालर करती है। झालर है क्या,
झालर है क्या? छोटी सूप या लघु सूप को क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। यानी रोम क्या है? सूप, यानी कांटे जैसी संरचना है ये जो कांटे जैसी संरचना है इनको रोम या सूप कह दिया। बड़ी वाली लैंगिक जनन में सहायता करती है। हालांकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन रेयर केस में होता है, वहाँ पे कोई पता थोड़ा नर कौन है मादा कौन है, अरे ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जब ये कोशिका अच्छे से विकसित ही नहीं हुई है अभी तक, सूक्ष्म दृष्टि से देखी जाती है। केंद्रक के चारों तरफ क्या नहीं है? केंद्रक झिल्ली, तो अविकसित कोशिका है। तो अविकसित कोशिका में कहाँ से नर और मादा बन जाएंगे? तो नर मादा का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन ये देखा जाता है कि जब दो जीवाणु एक दूसरे के पास में, तो एक जीवाणु अपने लक्षण किसको दे देता है? दूसरे जीवाणु को दे देता है, तब कह दिया जाता है कि ये एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। झालर का क्या काम होता है? तेज बहती धाराओं के अंदर जीवाणुओं को किसी भी आधार से चिपकाने में क्या करती है? सहायता करती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर और देखो, अपन ये कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसे आधात्री कहते हैं। इस आधात्री के अंदर अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है जिसको आप डीएनए या आरएनए कहते हो। ये जो अनुवांशिक पदार्थ है इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा रहता है, इसीलिए इसके अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रक जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं। ये जो वर्णक होते हैं इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये जो क्रोमेटोफोर है ये जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे पौधों के अंदर क्या चाहिए? पर्णहरित चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, तो वैसे ही अगर कोई जीवाणु कोशिका है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो वर्णक क्या मिलेगा? वहाँ पे पर्णहरित की जगह क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे। क्रोमेटोफोर्स है क्या? ये जो जीवद्रव्य कला थी ना, यही टूट करके अंदर की तरफ क्या बना लेती है? क्रोमेटोफोर्स बना लेती है। फिर उसके अंदर अपन ये कहेंगे कि कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम का नाम होता है 70S राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। इनकी जो डिटेल है वो मैं जब इसी पाठ के अंदर, इसी अध्याय के अंदर आपको कोशिकांग पढ़ाऊंगी, अंगक पढ़ाऊंगी, तो वहाँ बताऊंगी। एक बार तो ये मान लो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। एक यही अंगक है, एक राइबोसोम ही अंगक है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी अंगक नहीं पाए जाते। ये झिल्ली रहित अंगक है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। तो कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो क्या कहोगे? 70S राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम है इसका क्या कार्य है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का ये क्या करता है? निर्माण करता है। फिर अपन क्या कहेंगे कि कोशिका द्रव्य के अंदर एक mRNA है। ये RNA mRNA सब समझ में आ जाएंगे तुम लोगों के। हमारे RNA है, जैसे DNA होता है ना वैसे RNA भी होता है। तो जैसे RNA 3 होते हैं, mRNA जो जिसको संदेश वाहक कहते हैं, प्रोटीन निर्माण करने के लिए संदेश पहुंचाता है।
टीआरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए जो भी अमीनो अम्ल चाहिए उनको लाता है। आरआरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो प्रोटीन निर्माण का जो संदेश लाएंगे उसकी बात करें तो ये एमआरएनए मान लो ना। इस एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम ऐसे जुड़े रहते, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े रहते। तो एमआरएनए पर राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती। कहाँ है ये? कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में एमआरएनए पर राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जिसे पॉलीराइबोसोम यानी बहुत सारे राइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम कहाँ है? कोशिका द्रव्य के एमआरएनए पे पाए जाते। एमआरएनए होता क्या है? जो प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश लाता है, जिसके पास प्रोटीन निर्माण करने के संदेश होते हैं, उसको वो एमआरएनए है। इसका पूरा नाम है मैसेंजर। मैसेंजर यानी संदेश वाहक आरएनए। आरएनए है क्या? आरएनए से डीएनए होता है, वैसे आरएनए भी होता है। हमारे अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है वहाँ पे आरएनए किसका काम करता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। वैसे प्रोटीन का निर्माण तो कौन करता है? राइबोसोम करता है, ये अंदर करता है, लेकिन इसकी सहायता कौन करेगा? फिर आरएनए करेगा। और आरएनए की ये तीनों प्रकार है। तो पॉलीराइबोसोम आपको तो इतना ही ध्यान में रखना, पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? एमआरएनए पर यानी संदेश वाहक आरएनए पर राइबोसोम की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है प्रोटीन निर्माण के लिए, तब उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अब इसके अलावा, है ना, सुनो मेरी बात, इसके अलावा देखो क्या क्या हो गए? क्रोमेटोफोर हो गए, ठीक है, राइबोसोम हो गए, पॉलीराइबोसोम हो गए। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है या एक और गुणसूत्र पाया जाता है। उस गुणसूत्र को प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ये आनुवांशिक अभियान नई चीज़ें बनाने के लिए काम में लेते हैं। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक और डीएनए या गुणसूत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अगर इस प्लाज्मिड को इस कोशिका से अगर बाहर भी निकाल लिया जाएगा तो इसकी विशेषता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है, मान लो ये वो है ना। तो अगर इसमें से इस प्लाज्मिड को मैं निकाल लूँ तो ये दूध को दही में बदलेगा, इसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अतिरिक्त गुणसूत्र है। निकाल भी लोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और संरचना पाई जाती है जिन्हें अंतःवृष्ट पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःवृष्ट पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःवृष्ट पिंड कहा जाता है। जैसे फॉस्फेट के कण पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोनिक के कण पाए जाते हैं। फॉस्फेट कार्बोनिक के कण हो गए, दोनों अलग अलग मिल करके फिर अलग अलग बना लिए, तो वो सभी कण क्या कहलाते हैं? अंतःवृष्ट कहलाते। जैसे ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च के पार्टिकल पाए जाएंगे, ग्लाइकोजन के कण पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? अंतःवृष्ट। सुनो, मैं अब आपको बोर्ड पे डायग्राम दिख रहे थे, क्या क्या पढ़ा वो सुनो। उधर से पहले क्या पढ़ा? कसाब पढ़ा, ठीक है। कसाब पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा? सूप पढ़े, ठीक है। क्या पढ़ा? सूप पढ़ा। सूप पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़े? अंतर्वृष्ट। जैसे इसमें राइबोसोम पाया जाता है, 17 राइबोसोम पाया जाता है, बहुत सारे राइबोसोम पाए, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या बहुराइबोसोम कह दो, बहुसूत्र कह दो, बहुराइबोसोम आप कह सकते हो। इसके साथ साथ इसके जो कोशिका द्रव्य में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है।
इसमें अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर संचित अवस्था के अंदर कुछ पदार्थ जैसे फॉस्फेट के कण पाए जाएंगे, साइनोफाइसिन के कण पाए जाएंगे, ग्लाइकोजन के कण पाए जाएंगे, ऐसे बिखरे हुए पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ बिखरे हुए रहेंगे। तो ग्लाइकोजन के कण पाए जाएंगे, फॉस्फेट के कण पाए जाएंगे, उन सबको एक साथ क्या कह देंगे? अंतर्विष्ट पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्विष्ट पिंड कहा जाता है। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रसधानी भी पाई जाती है, ठीक है, वायुधानी भी पाई जाती है। ये सब संरचनाएं कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। किसके कोशिका द्रव्य में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो ये मैंने किसकी संरचना पढ़ा दी आपको? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बाह्य ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के दो भाग होते हैं। अगर दृढ़ है तो संपुटिका कहते हैं, अगर ढीला है तो औपम कहते हैं। फिर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर कोशिका भित्ति के बाद में जीव द्रव्य कला पाई जाती है। जीव द्रव्य कला के अंदर हमने एक तो पढ़ा मीसोसोम, रसधान, कसाब, फ्लेजिला कहते हैं जिसको। ये क्या पढ़े? रोम पढ़े, जो सूप के आकार के होते हैं, जिनको एक बड़ी सूप एक छोटी सूप होती है। छोटी सूप को झालर कहते हैं, जो तेज बहते हुए पानी के अंदर जीवाणु को जो किसी भी आधार से चिपकाने में सहायता करती है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम की एक श्रृंखला है mRNA पर, इसको बहु राइबोसोम या पॉली राइबोसोम कहते हैं। इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। इसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता। एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। इसके अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। इन वर्णक को क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। व कुछ अन्य संरचनाएं पाई जाती है, इस संचय करने का काम करते, ग्लाइकोजन है, फास्फेट के कण है, उन सबको क्या कहते हैं? अंतविष्ट पिंड कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के में आप किस किस को शामिल करोगे। तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे जीवाणु। क्या है? जीवाणु। एक जीवाणु का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। अब ध्यान में रखना, शैवाल देख करके शैवाल मत कर देना इसको। ये जीवाणु है और इसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। शैवाल नहीं है, क्या है ये? बस नाम ही इसका नील हरित शैवाल है, जबकि है क्या? ये जीवाणु है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पर्णहरित का काम कौन करेगा इसमें? क्रोमेटोफोर। अभी अभी बात की थी ना कि पर्णहरित की जगह क्या कह दोगे? क्रोमेटोफोर कह दोगे। फिर उसके अंदर एक उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पूरा पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे अपन माइकोप्लाज्मा को। इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। पादप जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति से अपने आकार को बदलता रहती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। फिर एक है PPLO, IMP, वेरी इंपॉर्टेंट। PPLO की फुल फॉर्म पॉली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये फुल फॉर्म ध्यान में रखोगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का पूरा नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया समजीवी। ये हिंदी हो गई। ठीक है बच्चों,
तो हमारा टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ लिया। ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। अगली जो क्लास होगी हमारी वो जीवाणु पर होगी। जीवाणु की संरचना कैसी होती है, हम जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार से देख सकते हैं। जीवाणुओं को दो भागों में बांटा जाता है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। ये सब बात अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी थी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम लिखोगे कि आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो। ओके बच्चों।